नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि पत्नी पति के खिलाफ खर्चे का दावा कैसे लगा सकती है और कब लगा सकती है। ठीक है, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक पति है ए नाम का, ठीक है, और एक पत्नी है बी नाम की। ठीक है, इस ए की यह बी जो है यह पत्नी है, ठीक है, और इस ए से इस बी को दो पुत्र पुत्री है, एक सी नाम का पुत्र है और एक डी नाम की पुत्री है। ठीक है, अब ये ए नाम का पुरुष जो है ये इस बी नाम की महिला को अर्थात इसकी पत्नी को किसी भी रूप में प्रताड़ित करता है, जैसे कि इसके साथ में मारपीट करता है या इससे दहेज की मांग को लेकर इसको प्रताड़ित करता है, या फिर ये ए नाम का व्यक्ति जो है यह इस बी नाम की महिला के अलावा किसी अन्य महिला से शादी कर लेता है या उसके संपर्क में रहता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इस बी का इस ए के साथ में रहना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यह बी नाम की महिला जो है यह अपने घर बैठे अर्थात अपने मायके में अपने पियर में बैठकर इस ए नाम के पुरुष से खर्चा ले सकती है। लेकिन उसके लिए इस बी नाम की महिला को कहाँ पर कार्रवाई करनी होगी और उसके लिए इसको पहले से क्या तैयारी करनी चाहिए कि इस ए नाम के व्यक्ति के खिलाफ या बी नाम की महिला जो है यह कार्यवाही कर सके। ठीक है, तो उसके लिए जब भी ये ए नाम का व्यक्ति जो है इस बी नाम की महिला को परेशान करता है, ठीक है, परेशान करता है मतलब जैसे इसको मारता पीटता है या इससे दहेज की मांग करता है या इसको किसी भी प्रकार से परेशान करता है, तो उसके संबंध में इस बी नाम की महिला को संबंधित थाने में इस ए नाम के पुरुष की शिकायत करनी चाहिए। ठीक है, संबंधित थाने से मतलब है कि यह अगर इसके ससुराल में रह रही है तो इसके ससुराल से संबंधित जो थाना है वहाँ पर कर सकती है, या यह इसके मायके में अर्थात पियर में रह रही है तो इसके पियर से संबंधित जो थाना है वहाँ पर इस ए नाम के पुरुष की शिकायत कर सकती है। ठीक है, उस शिकायत को इसको संभाल कर रखना है। ठीक है, उसके बाद में इस ए नाम की महिला के द्वारा अपने बच्चों के साथ में, ठीक है, दोनों पुत्र पुत्री के साथ में इसको एक आवेदन पत्र जो है भरण पोषण का अर्थात खर्चे का दावा जो है धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता अर्थात सीआरपीसी के तहत प्रस्तुत करने का अधिकार है। ठीक है, अब यह महिला जो है उस आवेदन पत्र को कहाँ पेश कर सकती है, तो देखिए अगर यह महिला जो है यह किसी नगर में अर्थात किसी शहर में निवास करती है जो कि बड़ा नगर है, जिले लेवल का है या महानगर है, तो ऐसी स्थिति में यह महिला जो है कुटुंब न्यायालय में उस आवेदन पत्र को पेश कर सकती है। कहाँ पर कर सकती है? कुटुंब न्यायालय में उस आवेदन पत्र को पेश कर सकती है। ठीक है, उस आवेदन पत्र में यह महिला जो है यह आवेदिका रहेगी। पुत्र को भी अगर ये नाबालिग है तो इसको भी आवेदक बनाया जाएगा। पुत्री जो है यह भी अगर नाबालिग है या इसका विवाह नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में यह भी आवेदक रहेगी। ठीक है, तो ये सब तीनों मिलकर आवेदक के रूप में आवेदन पत्र जो है कुटुंब न्यायालय में शहर की स्थिति में कुटुंब न्यायालय में इस ए नाम के व्यक्ति के खिलाफ पेश कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये महिला जो है ये ग्रामीण क्षेत्र की है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यह महिला जो है इससे संबंधित जहाँ पर यह रहती है उससे संबंधित ग्राम न्यायालय में इस प्रकार का धारा 125 का आवेदन पेश कर सकती है। या अगर यह महिला जहाँ रहती है वहाँ पर कुटुंब न्यायालय भी नहीं है और ग्राम न्यायालय भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यह महिला जो है न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के समक्ष आवेदन पेश कर सकती है। ठीक है, अब देखिए जो आवेदन पत्र यह महिला पेश करेगी उस आवेदन पत्र में क्या लिखना चाहिए। ठीक है, तो इस महिला को लिखना चाहिए कि इस महिला का विवाह इस पुरुष के साथ में कब हुआ। अगर इसको दिनांक मालूम है तो उस दिनांक का वर्णन उस आवेदन पत्र में लिखना चाहिए। अगर दिनांक पता नहीं है तो वर्ष पता है तो उस वर्ष का लिखना चाहिए। वर्ष भी पता नहीं है तो इसको लगभग कितने वर्ष पूर्व इसका विवाह इसके साथ में हुआ है उसका वर्णन लिखना चाहिए। और यह भी लिखना चाहिए कि किस रीति से इसका विवाह इसके साथ में हुआ है। अर्थात जैसे अगर यह हिंदू है तो हिंदू रीति से हिंदू धर्म अनुसार इसका विवाह सप्तपदी से इसके साथ में हुआ, इस पुरुष के साथ में, उसका वर्णन करना चाहिए। ठीक है, विवाह के बाद में इस महिला को इस पुरुष से जो पुत्र पुत्री हुए हैं उसका वर्णन करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में इस महिला को उस आवेदन पत्र में यह भी लिखना चाहिए कि कितने दिनों तक इस पुरुष का इस महिला के प्रति व्यवहार ठीक रहा और कितने दिनों बाद इस पुरुष का इस महिला के साथ व्यवहार खराब हो गया, और उसके बाद में व्यवहार खराब होने के बाद में इस पुरुष के खिलाफ इस महिला ने कहाँ कहाँ पर इस पुरुष की शिकायतें की। ठीक है, और उस आवेदन पत्र में इस महिला को यह भी लिखना चाहिए या लिखवाना चाहिए कि इस कारण से जो भी कारण है किस कारण से इस महिला का इस पुरुष के साथ में रहना संभव नहीं है। और उस आवेदन पत्र में इस बात का वर्णन भी होना चाहिए कि इस पुरुष
इसका इनकम ऑफ सोर्स क्या है, अर्थात आय का स्रोत, अर्थात इसको इनकम आय कहाँ से प्राप्त होती है, जिसे ये मजदूरी करता है या किसी प्रकार का मिस्त्री है या कहीं नौकरी करता है या जो भी काम खेती बाड़ी करता है, व्यवसाय करता है, उसका वर्णन इस महिला को उस धारा 125 के आवेदन पत्र में करना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ इस महिला के पास में अगर कोई काम नहीं है तो उस बात का वर्णन भी इस महिला को उस धारा 125 के आवेदन पत्र में करना चाहिए कि इसके पास में आय का कोई स्रोत नहीं है और जहाँ पर यह इसके पिता के साथ में रह रही है उसके पिता के ऊपर अन्य जिम्मेदारियाँ भी हैं, अन्य बच्चे भी हैं और उनका भरण पोषण भी इसके पिता के द्वारा किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में इस महिला और इस पुत्र और इस पुत्री का भरण पोषण अर्थात उसका खर्चा जो है इस बी के पिता उठाने में सक्षम नहीं है और ए जो है यह सक्षम व्यक्ति है। ठीक है, इस प्रकार का आवेदन पत्र जो है इस महिला को, जैसा कि मैंने बताया, इनमें से किसी भी न्यायालय में, जो भी संबंधित न्यायालय है उसमें पेश करना चाहिए। अगर इस पुरुष की आय के संबंध में कोई दस्तावेज इस महिला को प्राप्त हो जाता है, जैसे अगर इसके पास में खेती बाड़ी है तो उससे संबंधित सरकारी कागज, खसरा खतौनी इस महिला को उस आवेदन पत्र के साथ में पेश करना चाहिए और उस आवेदन पत्र के साथ में वे सभी दस्तावेज पेश करने चाहिए जिसके संबंध में इस महिला ने इस पुरुष की कहीं शिकायत की है, कोई रिपोर्ट की है, किसी थाने में कार्यवाही की है। वे संपूर्ण दस्तावेज इस आवेदन पत्र के साथ में इस महिला को पेश करने चाहिए। ठीक है, एक बात और कि जो आवेदन पत्र पेश किया जाता है इसके साथ में 125(3) का आवेदन पत्र भी पेश करना चाहिए। 125(3) CRPC का आवेदन पत्र भी पेश करना चाहिए। 125(3) CRPC क्या है, अंतरिम भरण पोषण के संबंध में है, क्योंकि न्यायालय में कई दिनों तक प्रकरण चलते रहते हैं और प्रकरण के चलते चलते यह महिला जो है आर्थिक रूप से परेशान हो जाती है। ऐसी स्थिति में 125(3) का आवेदन लगाना चाहिए। 125(3) का मतलब होता है कि 125 का आवेदन जो है यह चलता रहेगा और इसके चलने से पहले ही 125(3) के तहत अंतरिम भरण पोषण इस महिला को और इन बच्चों को दिया जाएगा, जिससे कि प्रकरण के चलते रहने के दौरान इस महिला का खर्चा ये व्यक्ति उठाता रहे। ठीक है, जब आवेदन पत्र इस महिला और इन बच्चों की तरफ से, नाबालिग बच्चों की तरफ से या अविवाहित पुत्री की तरफ से न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया जाएगा और उस आवेदन पत्र के साथ में इस महिला को एक शपथ पत्र भी लगाना होगा जिसमें यह लिखना होगा कि इसके इनकम के क्या क्या साधन है और इस पुरुष की इनकम के क्या क्या साधन है। ठीक है, तो इस प्रकार का शपथ पत्र भी पेश करना जरूरी है। ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी झूठा शपथ पत्र पेश नहीं करना चाहिए, अन्यथा इस महिला के खिलाफ भी कार्यवाही हो सकती है। ठीक है, जब इस महिला और इन अवयस्क पुत्र पुत्री या अविवाहित पुत्री के द्वारा न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश किया जाता है 125 का, तो उस आवेदन पत्र का सूचना पत्र जो है अनावेदक को अर्थात इस पुरुष को, इस महिला के पति को और इन दोनों बच्चों के पिता को भेजा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में न्यायालय इस व्यक्ति से जवाब तलब करेगी कि आपका इस आवेदन पत्र के संबंध में क्या कहना है। जब इस पुरुष को न्यायालय का नोटिस मिलता है तो यह व्यक्ति भी अपना जवाब प्रस्तुत करता है और जो भी बातें इसको कहना है वो जवाब के माध्यम से यह न्यायालय के समक्ष रख सकता है। उसके बाद में न्यायालय के द्वारा अंतरिम आवेदन पत्र का निराकरण किया जाएगा, अर्थात 125(3) का निराकरण किया जाएगा। ठीक है, 125(3) CRPC का निराकरण किया जाएगा। उसके बाद में इस महिला की तरफ से उस न्यायालय में बयान होंगे। उसके बाद में इस पुरुष की तरफ से उस न्यायालय में बयान होंगे। जब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंच जाती है कि हाँ, वास्तव में यह महिला जो है यह किसी कारणवश इस पुरुष के साथ में निवास नहीं कर रही है और जो गलती है वह इस पुरुष की है, इसलिए इस पुरुष से इस महिला को और इन दोनों जो नाबालिग बच्चे जो है, अवयस्क बच्चे हैं, उनको भरण पोषण दिलाने का आर्डर न्यायालय कर सकती है। तो इस प्रकार से कोई भी महिला जो है वह अपने पति के खिलाफ खर्चे का दावा प्रस्तुत कर न्यायालय से अपने पति से प्राप्त कर सकती है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।